हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख हैं आप, और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इनका कार्य क्षेत्र है। आपने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की है, और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आपके पास काम करने का व्यापक अनुभव है। एड्स कंट्रोल में भी आपने काम किया और अन्य क्षेत्रों में भी काम किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक आपने कॉन्फ्रेंसेस भी जो है उनमें भाग लिया है, और नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आपके पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आपके जो है पब्लिश हुए हैं। तो ये लोग जो जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, उनकी परिभाषा, उनके बारे में जो है क्या पूरे विश्व में, एशिया में, हिमाचल में क्या स्थिति है, और किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके साथ अब्यूज होती है, और किस तरह से हम उनके संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन कानूनों का और हमारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनका सहारा लेकर के हम कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, ये डॉक्टर राजेश कुमार से बेहतर इस पूरे रीजन में शायद कोई नहीं बता सकता है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी का एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है आपका स्वागत करता हूं, और ये हमारी 14वीं जो है कड़ी है। पिछले लगातार 14 हफ्ते से हम हर हफ्ते एक नए विषय के साथ आते हैं, नए विशेषज्ञ के साथ आते हैं, और हमारे साथ बहुत से युवा जुड़े हैं। देखिए अभी 60 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और 99.99% इसमें से हमारे साथ यूथ होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, इससे जुड़े हुए विभिन्न कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारी धर्मशाला में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला, उसके जो उसका आर्मी का विंग है, एनसीसी का, एपीजी यूनिवर्सिटी का, उसके बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड के लोग भी हमारे साथ युवा जुड़ते हैं। तो एक व्यापक कार्यक्रम है, और इसके अलावा जो हमारे विशेषज्ञ आते हैं, हम उनकी बात को एक समाचार के रूप में जो है न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर भी देते हैं, ताकि जो विचार यहाँ व्यक्त किए गए वो 60, 70, 80, 100 लोगों तक सीमित ना हो, उनका दायरा और व्यापक हो जाए। तो ये आज का विषय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति समाज में हमें दिख रहा है, आज नहीं तो कल वो भी एल्डरली पर्सन्स की श्रेणी में आ जाएगा, वो भी बुजुर्ग होगा। और जब हम बुजुर्ग की बात करते हैं, तो उसमें उनका एक हमारे सामने वो चेहरा सामने आता है जिसमें कई बार वो लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं, अशक्त महसूस करते हैं। उनका कई बार शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होता है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, मानसिक संतुलन भी उनका ठीक नहीं होता है। ऐसे में उनको अपने अधिकारों के संरक्षण के बारे में कोई बात या तो पता नहीं होती है, और यदि पता होती है तो वो उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये स्थितियां हम सबके सामने आने वाली हैं। तो इस नाते से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इतने महत्वपूर्ण वक्ता को आज हम सुनना चाहते हैं। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम उमंग फाउंडेशन की ओर से जो विभिन्न कार्य मानवाधिकार संरक्षण के लिए लगातार कर रहे हैं पिछले लगभग 15 वर्षों से, उसमें हमने बुजुर्गों के लिए क्या प्रयास किए, वो विनम्र प्रयास छोटे छोटे मैं आपके सामने बताता हूं, क्योंकि ये सारे प्रयास हम सब मिल करके एक टीम वर्क के तौर पे करते हैं, जिसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विद्यार्थी बड़े पैमाने पर जुड़े होते हैं, तब हम ये सारे प्रयास कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमने लगातार जब यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कर रहा था, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी हमने हेल्प ली। अभी फिर से ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कर रहा है, लेकिन पिछले 15-20 साल वो लगभग डिफंक्ट रहा, निष्क्रिय रहा, कुछ काम नहीं करता था। इसके अलावा हमने माननीय उच्च न्यायालय की हेल्प भी ली, और उससे भी मानवाधिकार संरक्षण में बुजुर्गों के खास करके बहुत हमको सहायता मिली। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि किस तरीके से समाज में ऐसे बुजुर्ग जो दीनहीन और बेसहारा होते हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कुछ ऐसे संवेदनशील लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं।
एक दिन मेरे पास कॉल आई, ये कोई 6 साल की बात हो गई कि यहाँ शिमला में बैरियर के पास एक रेन शेल्टर में एक बहुत बुजुर्ग, लगभग 80 साल के एक बुजुर्ग ओम प्रकाश जी हैं, और वो बहुत जो है दिक्कत में है, परेशानी में है। किसी मंदिर में रहते थे, वहां से निकाल दिया, मंदिर के ऊपर बाईपास रोड पर किसी दूसरे लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। अब वो बहुत दिनहीन अवस्था में रहते हैं, और जिन लोगों ने मुझे सूचना दी उनमें से एक अंकुश डोभाल एक बड़े चैनल में आज पत्रकार है। उस समय शायद वो कहीं +2 या BA वगैरह में शायद होंगे, और एक शुभम थे। 2 लोगों ने सूचना दी। मैंने उनको जब जाकर के देखा, मेरे साथ यशवंत राय, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, ऐसे लोग थे, तो हमें लगा कि इनको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है और इनको एक सेफ शेल्टर चाहिए। हमने सोशल वेलफेयर बोर्ड का ओल्ड एज होम बसंतपुर में है, वहां पर हमने उनको शेल्टर के लिए बात की, और जो भी कुछ उसमें करना था, और हमारे पास चूंकि कोई साधन नहीं था, वाहन नहीं था, तो हेल्पेज इंडिया से हमें एक वाहन मिला, एम्बुलेंस मिली, जिससे हम ओम प्रकाश जी को 4-5 लोग लिटरली उनको पकड़ करके हम ले गए, जिसमें हेल्पेज इंडिया के जिनके मुझे नाम याद हैं, वो लोग हरिकांत और रवीश कुमार भी थे, ये रवीश भारद्वाज। तो हम लोगों ने जाकर के वहां पर उनको दाखिल कराया, और उसके बाद उनका मानसिक संतुलन भी काफी हद तक ठीक हुआ, उनका मूवमेंट भी ठीक हो गया, क्योंकि एक कोजी एटमॉस्फेयर वहां पर मिल गया, नहाना धोना सब चीजें, उनकी दिनचर्या अच्छी हो गई, और उन्होंने कई वर्ष वहां पर निकाले। अभी 2-3 वर्ष पूर्व उनकी जो है उनका देहावसान हो गया। तो अंतिम समय ओम प्रकाश जी ने लगभग 83-84 साल की उम्र, जिसमें कि 4-1 साल उन्होंने ओल्ड एज होम में काटे, अंतिम समय उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है कट गया। एक और घटना मैं आपको बताता हूं कि समाज का इंटरवेंशन कैसे होता है। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सुबह से शाम तक होता हूं, दिन भर हमको इंटरवेंशन ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन मेरे पास कॉल आई कि क्या आप ओल्ड एज होम चलाते हैं? मैंने कहा आप कौन बोल रही हैं? बोली कि मैं BCS से जो है रंजना चौहान हूं, और मेरा यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर है। तो मैंने कहा ओल्ड एज होम तो नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं किसी बुजुर्ग की, हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति हैं जो अपना नाम भी नहीं बता पा रहे, BCS पे रेन शेल्टर है जो कि ये कहते बस स्टॉप है, उसके ऊपर मल मूत्र में लिपटे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में है, इनका हम क्या करें? वो शाम का 5-6 बजे के आसपास में वहां पर पहुंचा था। तो खैर उन्होंने रात का खाना भी उनको दे रहे थे, वो 2-3 दिन से उनके लिए कपड़े भी दे रहे थे, और ये सारी परिस्थितियां थी। तो अगले दिन हमने उनको रेस्क्यू कराने के लिए कोशिश की, और सोशल वेलफेयर बोर्ड का जो होम है यहाँ बसंतपुर में, उसमें हमने हेल्पेज इंडिया की हेल्प ली, और हेल्पेज इंडिया की गाड़ी में रवीश और हरिकांत जैसे जो हमारे साथी हैं हेल्पेज इंडिया के और हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं थे, उन लोगों ने के साथ हमने जाकर के उनको वहां दाखिल कराया। जब उनकी शेव हुई, नहाया, उनको थोड़ा सा एक अच्छा जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल गई, तो उन्होंने बंगला में कुछ बताना शुरू किया कि जिला मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जब इलाज हुआ तो ये हमें पता चला कि साइकेट्री की तो थोड़ी उनको दिक्कत थी, साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी था, यानी कि उनके मस्तिष्क का विकास उतना अच्छा नहीं हुआ था जिससे कि वो हमें सारी चीजें कम्युनिकेट कर पाते। और उन्होंने उनका जो हम नाम समझ पाते हैं और बंगला में वो थोड़ा बताते भी हैं, शेख शमीम है। तो शेख शमीम अभी भी ओल्ड एज होम बसंतपुर में रहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पिछले लगभग 5 वर्ष से वो वहां पर एक डिसेंट लाइफ जी रहे हैं, जो अंतिम समय में इस प्रकार से बहुत से हमने दर्जनों लोगों को इस प्रकार से रेस्क्यू कराया, और खास करके सोसाइटी के लोग या हमारे उमंग फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हैं, वो उस गैप को ब्रिज कर देते हैं। यानी कि समाज में जहां संवेदनशीलता की हम कहीं कमी देखते हैं, तो ऐसे कुछ रेयर हैं, लेकिन जो है अंकुश डोभाल और शुभम, रंजना चौहान और ऐसे कई लोग हैं जो हमें सूचना देते हैं। अभी एक सूचना मुझे कल मिली है, जो नवनिर्माण फाउंडेशन है उससे जुड़ी हुई है एक मैम, उन्होंने मुझे सूचना दी है, और उसके बारे में हम देखेंगे कि हम 1-2 दिन में क्या इंटरवेंशन कर पाते हैं।
सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो हमने उमंग फाउंडेशन के माध्यम से एक पहल की थी वो ओल्ड एज होम को लेकर के थी। ओल्ड एज होम में हमारे एक दोस्त हैं बॉबी, सब जानते हैं, एक जानी मानी हस्ती है। वो लोग वहां पर खाना खिलाने जा रहे थे, सरबजीत सिंह बॉबी, और मेरे दोस्त होने के कारण से उन्होंने उस भोजन देने के अभियान में शामिल कर लिया। मैं उन लोगों के साथ ओल्ड एज होम गया और वहां देखा कि जिसको हम ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये 2012 की बात है, मानवाधिकारों के नाम की कोई चीज नहीं थी। यदि मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या स्थिति थी। अभी जिन लोगों ने ओल्ड एज होम देखा है उससे उसकी तुलना नहीं कर सकते। टूटे फूटे कमरे, एक टॉयलेट वो भी नीचे की सीट वाली, जिन वो बुजुर्ग ऐसे जिनको कि जो है गठिया, अर्थराइटिस, उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे, मेल फीमेल के लिए एक टॉयलेट, कुछ नीचे रहते हैं कुछ ऊपर रहते हैं, कैसे जिंदगी बसर करते होंगे। खाने का कोई सिस्टम नहीं, गंदगी, इतनी ज्यादा गंदगी कि वहां पर खड़े होना मुश्किल। और मैं जब आया के साथ पूरा राउंड कर रहा था तो एक कमरे में कुंडा लगा था, तो मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या कोई स्टोर है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बंदा है। तो मुझे लगा कि बंदा, और ये बाहर से बंद करके रखा है। उसको खोला तो एक काफी ठीक कमरा था, बड़ा सा कमरा था। उसमें सामने लेफ्ट साइड में दीवार के साथ, यानी कि सामने की दीवार और साइड की दीवार, उसके साथ जो है लगा हुआ बेड था। अब देखिए कि ये देवभूमि कहते हैं, सरकार का ओल्ड एज होम है, जिसमें जुडिशरी जजेस, माननीय न्यायाधीश हाई कोर्ट के जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विजिट करने जाते हैं। उसमें बुजुर्गों की स्थिति क्या थी। तो मैंने कहा इनका नाम क्या है, तो आया ने बताया कि इनका नाम केदार है, ये नेपाली हैं। और तो मैंने देखा कि कमरे में इतनी बदबू है कि एक वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी करने जैसी स्थिति जो है मुझे आ गई। मैंने देखा दीवार पे चारों तरफ गंदगी लगी है, उनके बिस्तर पे हमने उनसे नमस्ते की, उनसे जो है बात करने की कोशिश, लेकिन वो बिल्कुल शून्य में देख रहे थे, निर्विकार थे और कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो मैंने देखा कि वो तो सारी लेट्रिन लगी हुई है। तो मैंने कहा इतनी गंदी स्थिति क्या है, इनको क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये दिन भर टट्टियां करते रहते हैं, आया ने बोला, और ये इन्होंने तो हमें तंग करके रख दिया है। मैंने कहा कि कोई यहाँ सफाई वाला नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आते हैं। तो जिनकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक नहीं होगी, जिनका शारीरिक रूप से वो इतने अक्षम होंगे कि उठ बैठ नहीं पाते हैं, उनको जो है उनका पेट अपसेट रहेगा ही रहेगा। उस पर से क्या होता था कि वहां पर समाज के पुण्य कमाने वाले लोग, जो कि सो कॉल्ड एक कमोडिटी समझते हैं, जो लोग हमारे भाई बहन, ये जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन, इसको एक उपभोक्ता सामग्री समझते हैं और इनको पूड़ियां, सब्जियां, खीर खिलाने जाते हैं। उसकी वजह से भी उनका पेट और खराब हो जाता है। वो उनको पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाते हैं। अब तो हमने ये सारा सिस्टम बंद करा दिया। तो मेरे सामने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लेट्रिन चाट रहे थे, मतलब एक नर्क से बदतर हालात हमारे बुजुर्गों के उस होम में थे। तो मैं तुरंत बाहर आया और उस समय जो एचओडी थे साइकेट्री डिपार्टमेंट के, मेरे दोस्त यहाँ आईजीएमसी में, डॉक्टर रवि शर्मा, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ही नीड्स इमीडिएट साइकेट्रिक सपोर्ट, इनको तो तुरंत एडमिट कराना पड़ेगा। तो क्योंकि इनको सीवियर जो है मेंटल ये हेल्थ इश्यूज हैं। तो उसके बाद मैंने जो है गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ पर 5 मनोरोगी मुझे दिख रहे हैं, इतनी खराब हालत है। गवर्नमेंट का जैसा रवैया होता था, उन लोगों ने साफ जवाब दे दिया कि हम इतने पैसे वहां खर्च करते हैं, रोटी कपड़ा शेल्टर देते हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते, वहां सारी परिस्थितियां ठीक हैं। मैंने एक हाई कोर्ट को बार बार मैं अपने यूथ साथियों को, यंग लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि हमारे पत्र चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखे हुए जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन जाते हैं। मुझे कोई और चारा नहीं दिखा। जब सरकार से 2012 में जब मैं बिल्कुल निराश हो गया तो मैंने हाई कोर्ट को लेटर लिखा और
हाई कोर्ट ने उसको जनहित याचिका मान करके गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को जो है नोटिस इशू कर दिए। अब इंक्वायरी ऑर्डर हुई हाई कोर्ट की तरफ से कि आईजीएमसी की टीम जाकर के वहां पर जांच करे और बताए कि जो चिट्ठी में शिकायत की गई है, आरोप लगाए गए, वो सही है। तो जिन 5 लोगों की सीडी, फोटोग्राफ्स यानी कि वीडियो और फोटोग्राफ्स मैंने उस समय दिए थे, उन्हीं 5 लोगों को वहां मनोरोगी और इतनी खराब हालत में पाया गया। उसके बाद उसी समय जो है गवर्नर ने, उस समय यहाँ एक लेडी गवर्नर होती थी, उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को कहा, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एडिशनल जो डीसी थे शिमला के, उन्होंने जो है जांच की वहां पर, मुझे भी उस जांच में एसोसिएट किया। हमारा एक एक आरोप साबित हो गया, कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि बोगस आरोप हो जो कि हम सिद्ध ना कर पाए। और उसके बाद हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन उसमें किया, वो पीआईएल मेरी चलती रही। आज जिन लोगों ने देखा है कि वहां पर एक ओल्ड एज होम है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना। ये 5 जून 2015 को हाई को माननीय न्यायमूर्ति ये राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति टीएस चौहान इनकी बेंच ने ऑर्डर किया। एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा गया कि इतनी खराब हालत में हम अपने बुजुर्गों को रखते हैं, और इन बुजुर्गों की हालत अगर ऐसी है तो हम कैसे समाज की कल्पना करते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा। और उसमें एक पैराग्राफ मेरी प्रेज में भी माननीय हाई कोर्ट का इतना बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी तारीफ उसमें की कि इस पिटिशनर ने कि जो इशू उठाया है, सही मायनों में समाज में ऐसे काम होने चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 1 वर्ष का टाइम दिया कि इसको डिसमेंटल करके और 1 वर्ष के भीतर नया ओल्ड एज होम बनाए। और इसके साथ मैंने एक और उसमें बात जोड़ी थी, बाकी मानवाधिकारों के जो है संरक्षण की बात तो थी। एक बात मैंने उसमें और जोड़ी थी कि ओल्ड एज होम में जिस कैटेगरी के भी लोग रहते हैं, उन सबको जो भी रिलेवेंट पेंशन है वो मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम हिमाचली लोगों को पेंशन दे सकते हैं, नॉन हिमाचली को पेंशन नहीं देंगे। तो मेरा कहना था कि हिमाचली और गैर हिमाचली की पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में, ट्रॉमा में, उसके बुढ़ापे में कोई फर्क नहीं होता। मानवाधिकार सबके लिए सेम होते हैं। तो मेरी बात पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल मुहर लगाई और ओल्ड एज होम में सबको संबंधित जो भी पेंशन होती है, कई लोग वहां पर बूढ़े नहीं है, विकलांग हैं, उनके बिल्कुल पैर नहीं है या वो चल फिर नहीं सकते, उनको भी रख दिया, सबको पेंशन भी लग गई। तो अभी जो ओल्ड एज होम है उसमें एक रूम में 4 बेड हैं, अटैच बाथरूम है, गीजर लगे हैं, डाइनिंग टेबल है, रीडिंग रूम है। और पहले वो जमीन में बैठ के, जैसे भिखारियों को लोग गुरुद्वारे या मंदिर के पास खाना देते, ऐसे वो लोग खाना खाते थे। गंदगी और बदबू थी, उसमें कोई रैंप नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अभी वो एक आइडियल ओल्ड एज होम है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये उमंग फाउंडेशन की ओर से एक जो विनम्र प्रयास था, उसने उस ओल्ड एज होम की हालत नहीं बदल दी। गवर्नमेंट को हमने फोर्स किया कि ओल्ड एज होम से रिलेटेड आप स्कीम बनाएं। डॉक्टर जो है राजेश जी, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है जिक्र करेंगे। ओल्ड एज होम को लेकर के स्कीम भी मेरे उसी दबाव के कारण से राज्य सरकार को बनानी पड़ी। तो यदि हम कोशिश करें तो एक सामान्य नागरिक, अब मैं यूनिवर्सिटी में हूं, वहां पर अध्यापन करता हूं, मैं उसी सरकार से सैलरी लेता हूं जिससे अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो संविधान ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी में यूनिवर्सिटी के काम से पहले और यूनिवर्सिटी के काम के बाद और रविवार और सारी छुट्टियों को कोई कानून मुझे समाज के लिए काम करने से नहीं रोक सकता। मैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ उस समय भी और आज भी लगातार बोलता हूं। उमंग फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और क्योंकि मानवाधिकार हमारे लिए सर्वोपरि हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं, वहां उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी मैंने पीआईएल की है और मीडिया में बयान दिया है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो अगर वायलेट हमारी यूनिवर्सिटी भी करे, स्टेट गवर्नमेंट भी करे, तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से सैलरी लेने वाला व्यक्ति भी उनके संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका निर्वहन करते हुए समाज में इन लोगों का, जो भी लोग हैं, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं,
उन सभी के मानवाधिकार संरक्षण में अपना योगदान कर सकता है। मैं ये बात, ये घटना, ये संदर्भ उमंग फाउंडेशन की तारीफ के लिए नहीं, उन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए शेयर कर रहा हूं, ताकि आप अपनी जगह पर मीडिया का इस्तेमाल करें। मैंने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, उस मामले में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की। दूरदर्शन ने वहां की स्थिति के ऊपर 4 मिनट की स्टोरी चलाई जिसने तहलका मचा दिया। वो दिल्ली दूरदर्शन तक से आई कि एक सरकारी ओल्ड एज होम में क्या हालत होती है। मेरे ऊपर दबाव भी आए, लेकिन अगर हम मानवाधिकार को सर्वोपरि मानते हैं तो इन सारे दबावों को एक दिन नीचे देखना पड़ेगा और हम संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन सभी युवाओं से एवं अन्य लोगों से है कि कहीं पर भी आप किसी को बेसहाय, दीनहीन ऐसी अवस्था में देखें जो अपना संरक्षण नहीं कर सकता है, तो आप स्टैंड लें, आप अपने लेवल पर काम करें, आप मीडिया का सहारा लें, आप सरकार को लिखें, आप अपने राज्य के चीफ जस्टिस के पास उनकी पूरी स्थिति, प्लाइट, मानवाधिकार उल्लंघन समेत आप लिखें, और आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी जा सकते हैं। तब हम कहीं जाकर के समाज में जो लोग बुजुर्ग हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, बेसहारा बच्चे हैं, जो हमारे कुष्ठ रोगी हैं, बेसहारा मरीज हैं, ऐसे लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और मैं और हमारे सारे साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार को सुनने का, क्योंकि आज के विशेषज्ञ वक्ता वो हैं और उनसे जो हमें जानकारी मिलेगी, मुझे लगता है हम सबके लिए जीवन में उसका रोल बहुत ज्यादा होगा। हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारा एक्सपोजर भी बढ़ेगा और हम समाज में और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा उनसे ले पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद और एक बार फिर स्वागत करता हूं डॉक्टर राजेश कुमार का, राज्य प्रमुख, हेल्पेज इंडिया हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर श्रीवास्तव। सबसे पहले तो मैं आपका और उमंग फाउंडेशन का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप जो सीरीज ऑफ जो आप लोगों ने जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप लोग आजकल वेबिनार कर रहे हैं, और आज आपने जो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो उनके राइट्स के ऊपर और जो रोल ऑफ सोसाइटी, जो कम्युनिटी का जो होना चाहिए बुजुर्गों के लिए, उसके ऊपर आपने जो वेबिनार रखा और हेल्पेज की तरफ से मुझे आपने इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले मैं, जैसे कि आपने बताया कि मतलब उमंग फाउंडेशन क्या करते हैं, मैं पिछले, जब से मैं हिमाचल में आया हूँ, पिछले 12-13 सालों से हिमाचल में आने के बाद, जब मैं न्यूज़पेपर के थ्रू या जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता था, तो जो उमंग फाउंडेशन जो काम कर रहे थे, आपके और आपके वॉलेंटियर्स जो बिल्कुल फील्ड में जो बुजुर्गों के लिए, अगर मैं बुजुर्गों की बात कहूँ तो मुझे मतलब हमें बहुत खुशी होती थी कि इस तरीके से आप लोगों की जो एक्टिविटीज है, जो आपके वॉलेंटियर्स है, जो बिल्कुल फील्ड लेवल पे जब आप लोग काम कर रहे थे, तो हमें काफी उसका, मुझे खासकर मुझे काफी मोटिवेशन मिल रहा था। जब मैं 2008 में ट्रांसफर होके हिमाचल आया था, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इस एल्डरलीज के ऊपर डिस्कशन से पहले मैं डायरेक्टली हिमाचल की बात करता हूँ। 2008 में मैं जब आया था यहाँ पे, तो मैंने एक होमवर्क किया था हिमाचल में एल्डरलीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या किस टाइप के इश्यूज है, क्या पॉपुलेशन है, क्या किस तरह के अलग अलग इश्यूज है। तो जब मैं होमवर्क करके आया, देन आई हैड मीटिंग विद मिनिस्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, 2008 की बात कर रहा हूँ। तो उस पर मैं सबसे, मेरा फर्स्ट पहला जो इश्यू था बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर एल्डरली पॉपुलेशन देखो, तो हिमाचल की बात करें तो हमारे लगभग 7 लाख का एल्डरली पॉपुलेशन, जो कि 10% टोटल पॉपुलेशन है। तो मिनिस्टर साहब से मैंने मीटिंग किया और मैंने पूछा कि उस वक्त सरवीन चौधरी जी थे हमारी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, तो उनसे पूछा कि आप मैडम बुजुर्गों के लिए हमारे प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया एंड वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। उन्होंने बोला कि हम लोग 450 रुपये ओल्ड एज पेंशन दे। तो आई जस्ट हैड सडनली मैं बोला, मैडम इस मतलब क्या ये सफिशिएंट है 450 रुपये? एक जो बुजुर्ग जो है, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है, पूरा लाइफ अपने स्टेट को, अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को इन्होंने पूरा लाइफ दिया, 40-50 साल, और जब उनको हमारी जरूरत है, गवर्नमेंट की जरूरत है, फैमिली की जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है, हम लोग क्या उनके लिए क्या 450 रुपीज सफिशियंट है? Then उसके ऊपर उन्होंने, मैंने बोला मैडम बिकॉज इट इज
10% ऑफ वोटर्स, उनके लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि 10% डायरेक्ट आपके वोटर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं आपके वोटर्स। तो उसी वक्त क्योंकि बड़ी खुशी की बात ये होती है कि स्टेट में हिमाचल जैसा स्टेट है बड़ा प्रोएक्टिव है, चाहे कोई भी, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, सडनली रिएक्ट करती है। तो मेरा इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। मैंने बोला हमारे प्रदेश में स्टेट पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन नहीं है, हमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन की बनाने की जरूरत है। तो इसमें काफी साल लगे, तो हमारे स्टेट में अभी स्टेट पॉलिसी बना हुआ है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन बना हुआ है। तो इससे पहले इसके ऊपर मैं आगे आऊंगा, मैं थोड़ा सा क्योंकि बुजुर्गों के राइट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पे यूथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के थोड़े से नॉलेज के लिए मैं क्यों एल्डरलीज के ऊपर अभी काम करने की जरूरत पड़ रही, क्यों बुजुर्गों के ऊपर काम करने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझना पड़ेगा। अगर हम हमारे देश में देखते हैं, हमारे कंट्री में लगभग जो एल्डरली पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा, लगभग 10 करोड़, अराउंड 10 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और लगभग 1 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज उनके पास कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आता है, तो उनके पास ऐसा कोई पैसे नहीं है, तो वो लोग अपने कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं। और लगभग 9 करोड़ से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपने आखिरी समय तक, 90% बुजुर्गों को अपने आखिरी समय तक काम करना पड़ता है, जिन्हें ना तो कोई पेंशन मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन ना मिल रहा है, ना तो उनको पीएफ के अंडर आता है, ना कोई ग्रेजुटी मिल रहा है, ना कोई ऐसा मेडिकल कवरेज आ रहा है। तो हमारा अनुमान है, जो हमारा स्टडी कहता है, बाई 2050 हमारे देश में हर तीसरा आदमी 60 साल से ऊपर होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे, शायद सरकार भी समझ नहीं पा रहे, चाहे सोसाइटी भी समझ नहीं पा रहे कि बुजुर्गों का जो एक जो पॉपुलेशन है, क्योंकि एवरेज लाइफ हमारे कंट्री में लगभग 70 का हो चुका है। तो अभी हमें अभी से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि कंट्री हमारा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में। अगर हम देखते हो तो हर तीसरा आदमी, मतलब कि हमारे देश में 2050 तक लगभग 34 करोड़ बुजुर्ग हमारे देश में होने वाले हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, क्या हमारे बुजुर्गों का कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी है, उन सब के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। 2018 में यूनाइटेड नेशन ने इंडिया में स्टडी किया था, तो बड़ा बड़ा इट वाज वेरी 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 डिस्कस्टिंग, और मुझे बड़ा इससे डिप्रेशन होता है। उन्होंने लिखा है इंडिया इज नो कंट्री फॉर एल्डरली। उनका स्टडी बताता है कि इंडिया इज नो कंट्री फॉर एल्डरली। बहुत दुख की बात है, हम लोग हम अपने देश को बड़े संस्कारी देश मानते हैं, क्योंकि हमारा एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, जिसमें बुजुर्गों का बहुत आदर किया जाता था। बट जब यूएन ने स्टडी किया, हेल्पेज ने स्टडी किया, तो यूएन ये बोलता है इंडिया इज नो कंट्री फॉर एल्डरली। उनका जो स्टडी के जो फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि लगभग 62% एल्डरली है, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें लॉन्ग टर्म केयर और पैलेटिव केयर के बारे में उनका कोई केयर नहीं हो रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से। 62% एल्डरलीज के ऊपर कोई पैलेटिव केयर और लॉन्ग टर्म केयर के ऊपर स्टडी नहीं हो रहा है। और उसमें ये भी फाइंडिंग्स आया है कि लगभग 15% बुजुर्गों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और 75% एल्डरलीज जिनको कोई सोशल इंटरेक्शन हमारे देश में है ही नहीं। तो ऐसे फाइंडिंग जो हमारे लिए बहुत, खासकर हमारे यूथ के लिए, क्योंकि अभी आप यूथ हो, क्योंकि हम सबको एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब हम भी इसी 60 साल से ऊपर आ जाएंगे, तो हमें अभी से अवेयरनेस की जरूरत है, हमें काम करने की जरूरत है। अगर मैं थोड़ा सा अगर बुजुर्गों के प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप लोगों से मैं शेयर करूं, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, अगर इंडिया में अगर देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी, गरीबी। अगर हम आंकड़े ये बताते हैं, 90% बुजुर्ग जो है हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, मींस ना तो उनको कोई पेंशन मिलता है, ना कोई पीएफ में आता है, ना कोई सोशल सिक्योरिटीज में आते हैं। तो 90% बुजुर्गों को उन्हें अपने आखिरी समय तक उनको आजीविका के लिए काम करना पड़ता है और जीना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें सोचने की बात है। क्या हमारे बुजुर्गों को, जब हम लोग आप जो यूथ है, आगे 40-50 साल के बाद आप लोग जब बुजुर्ग हो जाओगे, क्या आपका सोशल सिक्योरिटी है? क्या सरकार की तरफ से या कुछ फैमिली की तरफ से हम लोग क्या सिक्योर हो? क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है, क्योंकि मैं अब देखो इस फील्ड में शायद 20 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ। 80s के बाद हमको एक कहीं ना कभी हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी न किसी तरह से। क्या हमारे पास कुछ ऐसे सिक्योरिटीज है?
तो हमें सोचने की बात है, हमें सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की बात है, हमें अवेयरनेस देने की बात है, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेट करने की बात है, जैसे उमंग फाउंडेशन हमेशा करती रहती है। हमें इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस करने की बात है। अगर हम देखते हैं, अगर हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें, हमने जो हमारा स्टडी कहता है, हेल्पेज स्टडी कहता है कि 25% बुजुर्ग हमारे देश में ना तो वो अपने जो अगर उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता तो अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो उनका एक्सेस ही नहीं है हेल्थ में। क्योंकि एक एज ऐसा आता है जब बुजुर्ग होता है तो उन्हें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम्स आता है। और हमारा स्टडी ये कहता है कि 25% एल्डरली तो डायरेक्टली उनको एक्सेस ही नहीं है हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ना तो अफोर्ड कर पा सकते हैं। और थर्ड, जो आज के टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट की। अगर हम स्टडी कहता है कि हमारे देश में लगभग 11% बुजुर्ग बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। और स्टडी ये कहती है कि बाय 2025 लगभग 40% बुजुर्ग अकेला फील करेंगे और अकेला रहने वाले हैं। और स्टडी साथ में ये कहती है कि 12% बुजुर्ग ऐसे हैं वो उनको लगता है कि हम लोगों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और 15 जून यूनाइटेड नेशन और हेल्पेज इंडिया पूरे वर्ल्ड में हम लोग हेल्पेज जो है, हेल्पेज इंडिया, हेल्पेज अलग अलग कंट्रीज में लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 15 जून हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे। इस दिन हम लोग बुजुर्गों के का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या क्या रोल रहा है और उनके साथ अब क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरे दुनिया में करते हैं, यूनाइटेड नेशन करती है। और इंडिया में जो हेल्पेज पूरे स्टेट्स में हम लोग स्टडी करते हैं, और जो इसका फाइंडिंग्स ये आया है कि लगभग 25% बुजुर्गों के साथ हमारे देश में दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर 25% बुजुर्गों के साथ, जो कि एक ऑन रिकॉर्ड जो आ रहा है कि वो बोलते हैं मेरे साथ किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा देश बहुत एक संस्कारी देश है। अगर ऑन रिकॉर्ड 25% बुजुर्ग ये बोलते हैं कि हमारे साथ किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार होता, तो हमें अभी सोचना पड़ेगा, यूथ को सोचना पड़ेगा, पूरे सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि बुजुर्गों के सोशल सिक्योरिटी हम कैसे रखे जाए, बुजुर्गों के जो अब्यूजेस हो रहे हैं उनके साथ इस तरह के जो दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज जो टॉपिक मेन रखा गया है कि बुजुर्गों के अधिकार के ऊपर, तो मैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 ये कहती है कि वी हैव राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इंक्लूडिंग, अगर हर आदमी का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो उसमें सीनियर सिटीजन का भी राइट है। तो जो अगर हर बुजुर्ग को अगर जीने का अधिकार है, हर आदमी को जीने का अधिकार है, तो हम बोलते हैं हर बुजुर्ग को भी एक डिग्निटी के साथ जीने का भी अधिकार है, जो आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है। उनका जो डिग्निटी किस तरह उनको मिलना चाहिए, हमें लगता है उन्हें जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना मिले, उनको हेल्थ सिक्योरिटी ना मिले, उनको फूड सिक्योरिटी ना मिले, उनको शेल्टर सिक्योरिटी ना मिले, और उनके ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट का पॉलिसीज और स्पेशल प्रोग्राम्स अगर जब तक हम नहीं बना पाएंगे, तब तक हम लोग बुजुर्गों के राइट्स है, जो हम उनके डिग्निटी को मेंटेन करना, उनको राइट्स है जो बुजुर्ग का राइट है, ये जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उनको एक जो डिग्निफाइड लाइफ हम लोग देख नहीं पाएंगे। हेल्पेज इंडिया हमेशा एडवोकेट करती है गवर्नमेंट के साथ, जैसे उमंग फाउंडेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग हमेशा डिमांड कर रहे हैं। अगर हम इनकम सिक्योरिटी की बात करें, सबसे पहले वो फंडामेंटल राइट में आता है कि इनकम सिक्योरिटी क्या है। इनकम सिक्योरिटी में सबसे पहले आता है उनका, क्योंकि हमारे देश में 90% से बुजुर्ग ऐसे जिन्हें उन्हें क्योंकि आखिरी समय तक उन्हें काम करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं उन्हें एक एक पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें क्यों ना एक डिग्निफाइड तरीके से ओल्ड एज पेंशन दिया जाए। 2008 में हमारे, अगर हिमाचल की बात करूं, तो बुजुर्गों को 450 रुपये ओल्ड एज पेंशन दिया जाता था। बहुत बहुत कम था। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुए। तो आज के टाइम में स्टेट ने, अगर स्टेट हिमाचल की बात करें, तो अभी 850 रुपये 60 से 69 तक को जो है 850 रुपये दिया जा रहा है, और 1500 रुपये 70 से अब दिया जा रहा है, जो ओल्ड एज पेंशन की बात करें। तो अगर इनकम सिक्योरिटी का बात करें, बट हमें लगता है, हेल्पेज को लगता है, हमें लगता है कि अभी दिस इज नॉट गुड एनफ टू हैव ए वेरी डिग्निफाइड लाइफ। तो अभी हम लोग सरकार के साथ डिमांड रखते हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि हर बुजुर्ग को एक
एक एक एक पेंशन इतना दिया जाए जिससे उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश में रहा उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी हर स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम लोग ये चाहते हैं हर बुजुर्ग को मिनिमम 2000 रुपीज जो है यूनिवर्सल पेंशन विदाउट एनी क्राइटेरिया उन्हें दिया जाए। अभी क्या हो रहा है, इनकम जो क्राइटेरिया जो ओल्ड एज पेंशन देने का जो क्राइटेरिया है, जो हम लोग इनकम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो राइट कर रहे हैं इनकम सिक्योरिटी, तो उन्हें अभी बहुत हमारे यहाँ पे बहुत अभी इसका सिस्टम बहुत टफ है। उनको बड़े आसान से बड़े आसान तरीके से उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं दिया जाता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बिना किसी क्राइटेरिया से जैसे ही एक मनुष्य 60 साल होता है तो उन्हें ओल्ड एज पेंशन के लिए डायरेक्ट एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और उनको मिनिमम, आज के दौर में मिनिमम हम यूनिवर्सल पेंशन की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कम से कम मिनिमम 2000 रुपए ओल्ड एज पेंशन दिया जाए अभी के वक्त में। तो मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैं स्टेट की बात कर रहे हो तो अभी 1500 रुपए पहुंच चुके हैं 70 साल से ऊपर, बट हम कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोफेसर साहब से, कि हम लोग अभी मिल के, क्योंकि इलेक्शन आने से पहले हमारे स्टेट में एटलीस्ट 2000 रुपीज पेंशन के लिए अभी हम लड़ेंगे। मैं सीएम साहब को और उनके साथ मीटिंग में मैं थ्रू मीडिया भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि बुजुर्गों को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बुजुर्ग हैं, उनको 2000 रुपए पेंशन दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर 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 नेक्स्ट जो उनके राइट्स में अगर बात करें तो हेल्थ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग जब तक उनको हेल्थ सिक्योरिटी अगर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना दे तो उसके ऊपर हमें सोचने की बात है। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर क्लियर कट लिखा है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेरियाट्रिक केयर सेंटर होना चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से मैं क्योंकि 2 स्टेट को अभी देख रहा हूं, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्यों जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स नहीं हो रहा है, उनके लिए स्पेशल जेरियाट्रिक वार्ड्स क्यों नहीं बन रहे हैं उन्हें, क्योंकि ये एक्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक जेरियाट्रिक केयर फैसिलिटी होना चाहिए। जेरियाट्रिक हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होना चाहिए, और स्पेशलिस्ट जो हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए बुजुर्गों को किस तरह देखभाल करना चाहिए। अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में भी, क्योंकि ये सब इलेक्शन सीजन आ रहा है, तो मैं सभी गवर्नमेंट के साथ अभी डिस्कशन चला हुआ है कि एटलीस्ट हमारे स्टेट में, कम से कम ये 2 स्टेट में जहां देख रहा हूँ, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेरियाट्रिक केयर फैसिलिटी दिया जाए हमारे बुजुर्गों को, फ्री मेडिकल सर्विसेज। 60 से ऊपर लोगों को उनको फ्री मेडिकल सर्विस जो होना चाहिए। तो हम लोग के गवर्नमेंट के साथ में, मुझे बड़ी प्रोएक्टिव है, तो बहुत है कि हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगह। डॉक्टर राजेश जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, अगर आप वीडियो ऑफ करेंगे तो शायद क्लैरिटी आ जाए। Is it clear? अब नाउ इट इज बेटर। Is it हेल्थ सिक्योरिटी नहीं, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेनेटिक की फैसिलिटीज होने की पूरे एरिया में। हेलो, आज भी क्लियर सुन पाते आप लोग? संजीव जी, आप थोड़ा हेल्प करें। संजीव जी, संजीव शर्मा जी, अभी भी काफी नॉइस है। हेलो, आवाज आ रही है?
आ रही आवाज आ रही है। और जो लोग भी, जिन लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट कर लें अपने को, उससे भी डिस्टरबेंस आता है। कुछ लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है, वो अपने अपने माइक बंद कर दें। सिर्फ जो हमारे गेस्ट स्पीकर है उनका माइक ही ऑन रहेगा। श्री होतेलाल अमर जी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। श्री होतेलाल जी, ठीक है, थैंक यू। तो अगर हम बात सिक्योरिटी, तो दो बहुत इम्पोर्टेंट जो है उनके मतलब वही यही कर रहे हैं। हर वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स इनिशिएटिव रहा है, जेनेटिक फैसिलिटी होना चाहिए हर होम में, स्पेशल जेनेटिक वार्ड होना चाहिए, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है केयर पैरामेडिकल होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें बहुत काम की जरूरत है। साथ में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ फॉर एल्डरली, एनपीएससी प्रोग्राम इंडिया ने चलाया हुआ, इसके काफी स्टेट फंड्स आ रहे हैं, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पा रहा है। अगर हम हिमाचल की करें तो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ के ऊपर, तक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमारे में कर, क्योंकि मैं देखा था कि अगर गवर्नमेंट में काफी हॉस्पिटल में सेंटर्स वगैरह, बट इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है साथ में। क्योंकि हमारा जो है पॉपुलेशन विजिट किया था साउथ एशियन, वहाँ पे होम फॉर बेड बाउंड जो एल्डरली है, होम केयर जिससे राजेश सर, हेलो 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 राजेश सर, सर आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे क्या? एक्चुअली आवाज काफी डिस्टरबेंस हो रही है। आप एक बार कट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, शायद आवाज ठीक आएगी सर। ओके। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हमारे साथ एक व्यूअर है जिनका नाम होटल करके आ रहा है, उनका अगर वो वीडियो ऑफ करेंगे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। होटल करके है कोई ना जिनका वीडियो ऑन है, कृपया अपने वीडियो ऑफ कर दें। होटल अमर, हाँ जी, हाँ जी, उनका सर वीडियो ऑन है सर। होटल अमर वाले सर प्लीज अभी अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करें, सिर्फ ऑडियो से काम चलाएं, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। हेलो, हाँ राजेश सर, अब बेटर है सर, सर बेटर है अभी। में अगर आउट ऑफ फूड क्या पहले थोड़ा के अंदर लोगों को हमारे होम केयर जो है, होम केयर के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें जैसे हमारे सजीव जी ऑडिबल तो अभी भी नहीं है, कैसे करेंगे? हेलो डॉक्टर राजेश राजेश जी नहीं है ऑडिबल। आप ऑडिबल नहीं हैं, प्लीज। अच्छी नहीं है मेरा, वैसे वेरी ठीक है। आवाज है नहीं डॉक्टर साहब, नहीं है आपकी आवाज। सर नहीं आ रही। अभी सर एक बार आप कट करके रिकनेक्ट करें फिर से। ओके, ठीक। राजेश सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Am I audible? जी सर आ रही है आवाज। ठीक है, तो अच्छा, तो प्लीज अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिए। तो आवाज आ रही है? audible now?
हेलो। अभी भी काफी काफी डिस्टरबेंस है, लेकिन फिर भी जगह मूव कर। थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा मूव करेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर हो जाएगा। कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। हेलो, आवाज नाउ ऑडिबल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं ऑडिबल? अब अच्छा, काफी ठीक लग रही है। ओके, सॉरी, आई डोंट, थोड़ा सा नेटवर्क का लगता है मुझे प्रॉब्लम आ गई है। तो एम आई ऑडिबल नाउ? सर डॉक्टर कैन आई राजेश स्पीक? बिमल, आपकी बहुत आवाज लहरा के आ रही है। अच्छा, तो यहाँ से है कि कहाँ से प्रॉब्लम? आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा पूरा दूसरी जगह निकल जाता हूँ। हेलो, ऑडिबल नाउ? एम आई हाँ ऑडिबल? बिल्कुल, इट्स क्वाइट बेटर। ओके, सो आई हैव चेंज्ड माय रूम एक्चुअली नाउ। सॉरी। ओके, तो हेल्थ के ऊपर हम लोग बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है हमारे कंट्री में, अगर ये एम्फिसाइज जो करना है होम केयर के ऊपर, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बुजुर्गों को, तो सरकार को होम केयर के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, जिसमें होम केयर का मतलब ऐसा है कि बुजुर्गों को घरों में ही कैसे देखभाल करना चाहिए। वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड होम केयर एंड होम बेस्ड होम केयर। तो इसमें हमें कम्युनिटी केयर गिवर्स और बिल्कुल प्रोफेशनल केयर गिवर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें हेल्पेज को लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास मुझे पर्सनली कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं सर क्या मेरे फादर 70-80 ईयर्स है, 90 ईयर्स है, तो क्या आप हमें केयर गिवर्स प्रोवाइड करोगे, क्या आप हेल्प करोगे? तो मुझे लगता है हमें प्रोफेशनल केयर गिवर्स के ऊपर काफी फोकस करने की जरूरत है। इसके ऊपर सरकार को स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल स्कीम्स बनाना पड़ेगा केयर गिवर्स, खासकर जेनेटिक केयर गिवर्स के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाओगे तो इसके ऊपर काफी बड़ा, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ताकि बुजुर्गों को हॉस्पिटल तक आने की जरूरत ना हो। उन्हीं के ही घर में अगर हम लोग प्राइमरी केयर गिवर्स, हम लोग उनके बोलते हैं, उनके बेटा बहू हो या उनके कोई भी घर में देखभाल करने, क्यों ना उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए। जो बेड बाउंड जो पेशेंट्स होते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उन्हीं के घर में देखभाल करने के लिए। तो इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि घर घर पे ही उन्हें होम केयर जो ट्रेनिंग्स है, केयर गिवर्स हमें प्रोफेशनली हम लोग बनाए, और सरकार इसके ऊपर स्पेशल फोकस दे, और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन के अंदर हम लोग इसको, इस कंपोनेंट को डालने के लिए हम लोग सरकार के साथ एडवोकेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और फ्यूचर में इसके ऊपर काफी ज्यादा काम होगा, और इसे, इस कंपोनेंट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर अगर बुजुर्गों के राइट की बात करें तो फूड सिक्योरिटी, जैसे हमको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर अगर दूसरे कुछ गरीब लोगों को अगर उनके फूड सिक्योरिटी दिया जाता, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी बुजुर्ग, उनका एक राइट है कि उन्हें, अगर उन्हें हम बात करते हैं डिग्निटी की बात करते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 टाइम जो उन्हें प्रॉपर उन्हें फूड मिलना चाहिए, वो उनका एक फंडामेंटल बेसिक राइट है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए हमें इसको, जो एग्जिस्टिंग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, इसके साथ क्लब करने की जरूरत है, ताकि हमारे देश में जो 90% जो एल्डरली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, वो बिल्कुल भूखे ना रह सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे बुजुर्ग है जो बहुत गरीब है, जो यहाँ पे अभी भी, एज मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कुछ गरीब जो बुजुर्ग है, एज ए भिखारी हम लोग बैठ, कहीं सड़कों में या कहीं दूसरी जगह पे बैठ के एज ए भिखारी वो लोग मांग रहे होते। तो हमें
मैं वही गवर्नमेंट से हम वही एडवोकेट कर रहे हैं कि इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के साथ इसे जोड़ दिया जाए, ताकि कोई भी बुजुर्ग जब 60-70 साल हो जाता है तो वो भूखा ना रहे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर शेल्टर की बात अगर हम करें, शेल्टर हर बुजुर्ग का एक राइट है कि उन्हें घर की जरूरत होना चाहिए, घर मिलना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये इसके ऊपर भी काम करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम होना चाहिए, ताकि कोई भी बुजुर्ग जो बिल्कुल गरीब बुजुर्ग हो, बिल्कुल डेस्टिट्यूट बुजुर्ग हो, वो किसी स्ट्रीट में या किसी अपडेट हुआ है, रुक रुक। डॉक्टर राजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर राजेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऑडिबल नहीं है, शायद आप म्यूट हो गए हैं। सर मैं एक बार कॉल करता हूँ उनको, फोन पे कॉल करता हूँ। हेलो अजय सर। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो अजय हाँ सर, जी। वो ना एक्चुअली सर को मैंने बोला, वो ना फोन ऑफ करके दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इन द मीन ठीक। टाइम आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे सर, कि आप हाँ अच्छी चीजें बता रहे थे, तो थोड़ा हाँ continue कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। जी। जैसे जो अच्छा मैंने ज्वाइन कर लिया है, अच्छा कर लिया, ठीक है ठीक है, ठीक, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा मैंने अब दूसरा डोंगल एयरटेल डोंगल से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो थोड़ा तो बस इसी के ऊपर से वही मैं, अगर राइट की के ये अगर हम चार जो आर्टिकल 21 कहता है, अगर हम हमारे बुजुर्गों को दिए जाए तो शायद मुझे लगता है कि हमारे देश के लोग ले सकते हैं। उन्हें सर्विसेज उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें चार्ज मिलना चाहिए उनको, शायद बट में वो बड़ा है कि में का और साथ में कभी हमें वैल्यू की बात, वैल्यू एजुकेशन की बात, मेरा अपना ये रहा है कि घर में अगर हम लोग हमारे घर शायद उस, क्योंकि जो वैल्यूज जो आते हैं शायद मुझे लगता है अपने फैमिली से ही हमारे बच्चों तक जाता है। तो यूथ को मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, यूथ है, अगर आप लोगों को कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके आपके सामने आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आप लोग इमीडिएटली यू मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प आवर सीनियर सिटीजन, बिकॉज हमें भी किसी न किसी दिन इसी इसी दौर से गुजरना है, हमें सभी को इस एज से जाना है। तो मुझे लगता है जब भी आप लोगों को किसी तरीके का भी आपको लगता है, इस तरीके से आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग को हेल्प करने की जरूरत है, जैसे उमंग फाउंडेशन के वॉलंटियर्स है, हेल्पेज के जो वॉलंटियर्स है, हमारे वर्कर्स है, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं बुजुर्गों के लिए। कभी भी कुछ किसी भी तरीके से रेस्क्यू या कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स होता है, तो आप लोग हमेशा प्लीज यू मस्ट कम फॉरवर्ड, ताकि हम लोग बुजुर्गों का जो हमारा एक संस्कार है, हमारे बुजुर्ग जो है बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से रह सके। और साथ में मैं अगर कहीं पे भी पूरे इंडिया में अगर किसी भी तरीके से बुजुर्गों आपको लगता है, यूथ को लगता है कि हम लोग कहाँ पे जाए, कभी सपोज आपको कुछ
लगता है कि किसी बुजुर्ग को आप लोगों ने कोई कहीं बस स्टैंड या किसी ऐसे जगह पे बड़े बुरी हालत में देखा, तो आप इमीडिएटली या तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिस आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो हेल्पेज के या उमंग हमारा एल्डर्स हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं 1800 180 1253। आप लोग हमारे एल्डर्स हेल्पलाइन में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ताकि इमीडिएटली वॉलंटियर्स आके हम लोग प्लीज हेल्पलाइन का नंबर एक बार रिपीट कर दें। जो एल्डर्स हेल्पलाइन जो पूरे इंडिया में हम लोग जो चला रहे हैं 1800 180 1253। इसमें हमारे जो हेल्पलाइन काउंसलर है, जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, जैसे हरिकांत थे, हमारे रवीश, ये लोग हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ही कोई भी कॉल हमारे हेल्पलाइन में आता है तो हम लोग इमीडिएटली हमारे टीम या कोई भी हमारे पूल ऑफ वॉलंटियर्स है, हम लोग जाके उस बुजुर्ग को, या तो अगर उनको ओल्ड एज होम ले जाना है या हॉस्पिटल ले जाना है, या कुछ ऐसे बुजुर्गों को जिनको लगता है कि पेंशन नहीं मिल रहा है या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स आता है, तो इमीडिएटली दे शुड कॉल आवर हेल्पलाइन एंड सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर टू हेल्प आवर सीनियर सिटीजन्स। तो मैं हमारे जो जितने भी यहाँ पे अगर जितने भी यूथ जुड़े हुए हैं, तो मैं वही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपने वैल्यूज है, जो जहाँ पे भी बुजुर्गों को लगता है कि आपको लगता है उन्हें हेल्प करने की जरूरत है, या उन्हें प्लीज यू मस्ट कम फॉरवर्ड, ताकि उन्हें एक बहुत अच्छा लगे। तो आई थिंक मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मुझे लगता है क्योंकि बीच में काफी डिस्टर्बेंसेस आए, तो वी कैन हैव मोर फर्दर डिस्कशन। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर और मैं कुछ बोल सकूं। तो मैं एक बार फिर से उमंग फाउंडेशन और प्रोफेसर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो आज के टाइम में जो सीनियर सिटीजन जो है उसके ऊपर आपने, उनके राइट्स के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर आपने ये जो टॉपिक लाया और मुझे इसके ऊपर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अगर किसी का कोई भी क्वेरीज है तो वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन। जी धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार जी। तो आज आपने हमारे साथ बुजुर्गों के मानवाधिकारों और उनके संरक्षण में जो यूथ है उनकी जो भूमिका है उस पर चर्चा की, और साथ ही सरकार को इसके क्या क्या कदम उठाने चाहिए उस पर भी चर्चा की। तो अब मेरा अनुरोध रहेगा जो प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं कि जिसका भी कोई प्रश्न हो, चाहे वो तो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ ले या फिर मैसेज बॉक्स में लिख दें। तो मैं कुछ एक प्रश्न जो है पढ़ना चाहूंगा सर। जी सर अभिषेक जी पूछते हैं कि अगर कोई शोधार्थी ओल्ड एज होम में जाकर अपना जो डॉक्टर है बहुत शोध बहुत कार्य धन्यवाद करना भी चाहे। आपका, जो आज नई नई बातें पता लगी हमें। जी मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ अभिषेक जी का, कि अगर कोई शोधार्थी जो है अगर ओल्ड एज होम में जाकर शोध कार्य करना चाहे लेकिन वो उनको जो है परमिशन ना दें, तब कितने जो है उनको संपर्क करना चाहिए उस वहां पे कार्य करने के लिए? मुझे लगता है कि ऐसा परमिशन कोई अगर उनको परमिशन की जरूरत है तो सपोज ओल्ड एज होम क्लिक कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे फिर ऑफिस जो हिमाचल की बात डायरेक्टली वेलफेयर करें, तो आप पहले सेक्रेटरी लाइन के सेक्रेटरी साहब होते हैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। दूसरे जो डायरेक्टली जो चला रहे हैं, तो आज तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ के पास जा उनसे बात करके उनसे परमिशन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको जितने भी रिसर्च मटेरियल आपको हेल्थ से चाहिए तो करंट पे हमारे पास, बिकॉज हम लोग के ऊपर रिसर्च तो आपको रिसर्च के आपको पूरा कहाँ पे क्या एल्डरलीज के ऊपर काम कर, तो आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी संजीव कुमार जी का एक क्वेश्चन तो नहीं, सजेशन है कि जैसे हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है, तो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बुजुर्ग लोग जो है वो कतारों में खड़े रहते हैं अपने उपचार के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि जो है बुजुर्गों को अस्पताल में जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बिल्कुल वही मैं कह रहा था, बुजुर्गों फंडामेंटल राइट है, उनका अधिकार है। प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, हमारे को बुजुर्गों को या उनका इसके ऊपर ये मेंटेनेंस अंदर है
बुजुर्गों के लिए स्पेशल होना के लिए स्पेशल क्रू होना चाहिए, स्पेशल डॉक्टर हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमारी दूसरी बात है ये नहीं है, तो इसके पे जरूरी बहुत सालों से इसको सरकार उनके मीटिंग से ही रिक्वेस्ट कर जो के लिए एटलीस्ट अगर हम अगर शिमला की बात करो आईएमसी में भी तो हमारे पास यहाँ तक हुआ है ही नहीं है। ये में एक भी स्पेशलिस्ट हमारे बुजुर्गों के लिए डॉक्टर हमारे पास दुख है। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन फिर आ रहा है, हम सबको काम करने की जरूरत है। तो हम बुजुर्गों के उनके लिए हम लोग ऐसे करते हैं स्पेशल पॉलिसी के ऊपर भी है, इसमें मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए उमंग फाउंडेशन गवर्नमेंट से उनके बारे में कोई भी होता है बात करते हैं, तो उसी तरह हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को ये बिल्कुल बिल्कुल कि उन्हें केयर जरूर करें। जी सर, एक अगला प्रश्न है हेमराज जी का। वो पूछते हैं कि बुजुर्गों के लिए हम जिला स्तर पर किस तरह सहयोग कर सकते हैं ताकि जो आपका जिला प्रशासन है वो बुजुर्गों के विषय में संज्ञान ले सके और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अगर हम लोग बुजुर्गों के हम अर्बन वो दोनों बुजुर्गों का अलग प्रॉब्लम रूरल एरिया में अगर वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी एक्सेस टू हेल्थ और होगा। रूरल जो बुजुर्गों को उनकी गाँव में रहते हैं ज्यादातर, तो पहले तो हमें बहुत बेटर फैसिलिटी की जरूरत है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो फैसिलिटी पड़े और में जो बुजुर्ग होने के बाद तो उनको सोशल बुजुर्ग नाम है जिन्हें नाम है उनको मिलना चाहिए। आपने कर सकते हो वेलफेयर ऑफिसर के साथ मिलकर भी आप इस एरिया में इतने बुजुर्गों कर सकते हो, तो ऐसे जिनको आप जाते हो। और एल्डर का बड़ा प्रॉब्लम आज में बुजुर्ग है उसका सबसे बड़ा के बच्चे के दो बच्चे हो तो ले जाते या कोई भाग ले जाते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए खास टाइम में फेस कर रहे हैं। मल्टीपल डे के खोला जहाँ पे बुजुर्ग लोग आए बैठे गपशप मारे, चाय पानी, लाइब्रेरी है जो एक ही छत उनके कास्टों को हम वो का हल करा सकते हैं। आप लोगों का लोकल का अगर कोई एक लगता है वो है बट उनके करने के लिए तो कमीशन के लिए या तो या तो नीड है उससे आप एडवोकेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि और मैं गारंटी देता हूँ कि आज के टाइम में हिमाचल तो सर आप ऑडिबल नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है। हेलो हेलो जी 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 सर, आपकी काफी कट के आ रही है आवाज आपकी। तो मैं मुश्किल हो गई। हेलो हाँ जी, आ रही है आवाज ऑडिबल? आवाज कट के आ रही सर आपकी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक बार फिर मैं करता हूँ, एक बार मैं करता हूँ फिर सेट कराता हूँ।
हेलो, आ रही है आवाज? इज इट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? सुन रहे? जी सर, आवाज आ अच्छा, तो नेक्स्ट पे कुछ वेरी आप लैपटॉप से भी ज्वाइन हुए हैं या फोन से ज्वाइन हुए हैं सर? अभी फोन लिया मैंने, फोन से ज्वाइन किया हुआ। फोन से ज्वाइन किया सर। हाँ जी, अभी आवाज ठीक आ रही है सर, बीच में अचानक आपकी आवाज गायब हो जा रही है सर, बीच में बिल्कुल ठीक आती है, बीच में अचानक गायब हो जाती है सर। अच्छा, हाँ जी, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, इसी पोजीशन पे रहिएगा सर, अभी ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, कुछ और कोई? जी सर, नमस्कार राजेश सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि हेल्पेज इंडिया जो है वो किस तरह की स्कीम्स जो है वो चला रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अवेयर कर सके, जो ओल्ड एज के जितने भी राइट्स है या उनके लिए जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट लेवल पे रन हो रही है, उसके लिए किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लेवल पे चल रहे हैं सर? ये अगर बात करें तो हिमाचल में डायरेक्टली जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर, पहले तो हेल्थ में फोकस कर रहे हैं। हेल्थ में 11 हेल्थ है जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। हेल्थ का मतलब है जिसमें फुल टाइम फार्म ड्राइवर और एक जिस मेडिसिन वैसे जो गाँव लोग बुजुर्गों और जो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में लाइवली प्रोग्राम खासकर गाँव के बुजुर्ग डायरेक्ट है उन्हें किन तरीके के इंटरनेशनल प्रोग्राम डाल रहे हैं। एक सेंटर चला रहे हैं जिसमें अभी जो बुजुर्गों को रेतो के लोग गपशप मारे और हेल्पलाइन अगर हेल्पलाइन में करते रेस्क्यू को जो कोई दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज हम लोग डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे हेल्पलाइन में प्रोटेक्ट करेंगे तो लोग दे। आवाज सर आपकी आवाज अभी भी ठीक है? आवाज राजेश सर, आपने ईयरफोन किट लगाई है या आप बिना ईयरफोन किट के बात कर रहे हैं? बिना ईयरफोन के। सर ईयरफोन किट लगा सकते हैं क्या अगर आपके पास है तो? एक बार ईयरफोन किट लगा देंगे तो सर शायद काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सर। ओके मैं जी सर, जी सर, जी सर। हेलो, आ रही है आवाज? नहीं सर, अभी भी बहुत कट करके आ रही है, काफी डिस्टरबेंस है। हेलो, अच्छा, हेलो, जी सर। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अब आ रही है? क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अभी भी बिल्कुल कम। श्रीवास्तव सर, एक काम हो सकता है जी कि अगर आप तो लैपटॉप से ज्वाइन हुए ना, अगर आपके फोन पे सर आपको फोन करें और माइक आप स्पीकर पे रखें कि आवाज फिर हम सुन सकते हैं आपकी वाली आईडी से। ऐसा ट्राई कर लेते हैं। जी। डॉक्टर राजेश जी, आपको मैं कॉल करता हूँ, है ना? मोबाइल पे आपको कॉल करता हूँ और आप उसमें बोलेंगे तो शायद मैं स्पीकर से उसको ये कर सकता हूँ, है ना?
मैं आपको कॉल आई एम कनेक्टिंग थ्रू लैपटॉप आल्सो नाउ। नहीं, आप इससे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके 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 प्लीज। नहीं सर, अगर दोनों डिवाइस साथ में कनेक्ट है तो ये प्रॉब्लम शायद इसलिए, अगर आप एक ही डिवाइस रखेंगे शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, कई बार दोनों डिवाइस साथ में कनेक्ट हो तो प्रॉब्लम होता है। आवाज आ रही है? बताइए। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ अभी एकदम ठीक है। हाँ जी, मैंने लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, मैंने हाँ। मोबाइल ऑफ करके लैपटॉप पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, अब ठीक। हेलो, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल। जी, हाँ जी, कौन बोल रहे प्लीज। हैं आप? अपना परिचय बता दें और क्वेश्चन पूछ लें। जी, मेरा नाम अजय है, अजय श्रीवास्तव जी, और डॉक्टर राजेश, दोनों को नमस्कार। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था। स्वागत है। हमारे प्रदेश के जाने माने कवि और लाहौल स्पीति नहीं, हिमाचल की शान है आप, अजय जी। क्या बात है आप। हाँ, तो मैं गेस कर रहा था कि शायद मैं अजय श्रीवास्तव जी को जानता हूँ। मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा ये था। तो आप जानते हैं, आपको सारे साहित्य प्रेमी जानते हैं प्रदेश के। अरे इतना झाड़ पे मत चढ़ाइए। नहीं। पहले मेरा क्वेश्चन ले लीजिए दोनों, आप दोनों के लिए क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। आप दोनों क्योंकि एल्डरलीज के लिए एनजीओ चलाते हैं जी, तो मेरे मन में बार बार विचार उठता है कि क्या कोई ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उन एल्डरलीज के लिए जो मतलब कि परित्यक्त होते हैं, अबंडन्ड होते हैं बेचारे, उनके जो अभिभावक होते हैं या उनके केयर टेकर्स होते हैं, उनके जो बच्चे जिनके जिम्मे पर वो लोग ओल्ड एज वाले होते हैं, उनके लिए उन अभिभावकों के लिए, केयर टेकर्स के लिए क्या कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप दोनों के एनजीओ कोई चलाते हैं? तो मैं दोनों से सुनना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि वो दैट इज द डायर नीड ऑफ दिस क्राइसिस। करेक्ट। जी डॉक्टर मैं राजेश। बोलता हूँ, मैं बात कर रहा था। अजय भाई, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं वही अभी जो केयर गिवर्स की मैं बात कर रहा था, होम केयर प्रोग्राम जो हमारे कंट्री में अभी इसका अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। तो मैं कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम लोग जब हम लोग में ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते हैं, तो होम केयर जो प्रोग्राम है जो केयर गिवर्स के लिए, 3 साल पहले हिमाचल में हमने एक पायलट प्रोग्राम स्टडी किया था, पायलट फेज पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कम्युनिटी बेस्ड होम केयर प्रोग्राम, जिसमें हमने लगभग शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 700 केयर गिवर्स को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है 2 साल कंटिन्यूसली। ट्रेंड केयर गिवर्स है, दे आर ट्रेंड 700 केयर गिवर्स है, जो गांव से, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमने एक पहले बेसलाइन सर्वे किया था शिमला डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ ना, रूरल और अर्बन एरियाज में। उसमें हमने पहले ऐसे फैमिलीज देखे जिनके घर में बेड बाउंड जो बेड रिडन जो सीनियर सिटीजन है, एल्डर्स है, उनके जो प्राइमरी केयर गिवर जो होते हैं वो होते हैं उनके या तो उनके बेटा, बहू या उनके घर का कोई मेंबर, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी केयर गिवर्स। एक हमने उनको आइडेंटिफाई करवाया। साथ में कम्युनिटी केयर गिवर्स का मतलब ये होता है एक गांव है, वहां पे 3-4 बुजुर्ग है जो डेस्टिट्यूट है, बेड रिडन है। हम लोग ये बोलते हैं अगर उनके घर में कोई नहीं है तो उनके आसपास के पड़ोसी में कोई लड़का या लड़की, वो लोग, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो उसका केयर गिवर्स को हम लोग पूरे ट्रेन तरीके से, हमने सर्टिफाइड केयर गिवर्स, जिसमें हमारे एम से जो इस प्रोग्राम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो 3 साल पहले हमने इसको लगभग 600-700 केयर गिवर्स हमने हिमाचल में, शिमला में हमने ऐसे पायलट फेज स्टार्ट। हमने 3 स्टेट्स में एक्चुअली स्टेट किया था, शिमला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और लद्दाख में। ये हमारा पायलट फेज था। वो जो केयर गिवर्स की बात करें तो हमने 700 केयर गिवर्स को हमने ऑलरेडी जो आइडेंटिफाई करके, जिनके डेस्टिट्यूट एल्डर्स घर में है या उस कम्युनिटी में है, उस विलेज में, हमने उनको ट्रेनिंग्स दिया हुआ है। बट इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से हम लोग लाना चाहते हैं। केयर गिवर्स आज के टाइम में बड़ा एक लाइवलीहुड का बहुत बड़ा एक सोर्स बन सकता है फ्यूचर में। जैसे हमको आज हमें बहुत कॉल्स आते हैं, मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे कॉल्स आते हैं कि मेरे फादर या मेरे मदर को ना केयर गिवर की जरूरत है। जो मैं और प्रोफेसर साहब अभी बात कर रहे थे, न्यू शिमला में एक सेम केस आया हुआ है। पीछे हमारे हेल्पलाइन में फोन आया था, उनकी एक मदर अराउंड शी वाज अराउंड 80 इयर्स ओल्ड, अभी बस 15 दिन पहले की बात, 80 साल की बुजुर्ग है, उनका बेटा 60 साल का है। बहुत, मैंने इतना जो वर्स्ट कंडीशन आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। हेल्पलाइन में जब कॉल आया था तो मैं और वेलफेयर ऑफिसर हम दोनों गया था, हमारे टीम जाके वहां पे देख के आए थे।
उनका एक बेटा, मुझे कल फिर फोन आया उनका बेटा यूके से कि सर क्या मेरे भाई को, उनकी मदर की अभी उसके बाद वो 3-4 दिन पहले एक्सपायर हो गए, जो 80 साल की बुजुर्ग थी। अभी जो उनका बेटा है इज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड, बट वो भी बेड रिडन है, उनको स्पाइन्स का प्रॉब्लम है। तो यूके से मुझे पर्सनल उसमें कॉल आया मेरे फोन में कि उन्हें केयर गिवर्स की जरूरत है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं इसको पॉलिसी लेवल पे डालने की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे केयर गिवर्स, जो होम केयर प्रोग्राम्स है, उसे हमें पॉलिसी लेवल पे डालना पड़ेगा, ताकि इससे बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि बुजुर्गों को हमेशा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ट्रेन केयर गिवर्स हम लोग डिफरेंट एरियाज में हम लोग अगर इसको बना दिया जाए, उनको लाया जाए, तो शायद काफी हद तक हमारे बुजुर्गों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। भाई अजय जी, आपने जो सवाल उठाया है या जो पूछा है, बहुत अच्छा इन्होंने, डॉक्टर राजेश जी ने बिल्कुल सही बताया। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इस पे मुझे लगता है कि हेल्पेज इंडिया ने तो काफी कंट्रीब्यूशन किया है। राज्य सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे उमंग फाउंडेशन है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, तो हमारी क्षमताएं इस प्रकार की नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में हम ला सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ये केस जो आज मैंने डिस्कस किया कि ये यहाँ बिल्कुल मेरे घर के पास न्यू शिमला का है, बिल्कुल कोई मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उसमें इंटरवेंशन के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इंटरवीन करें, क्योंकि वो सज्जन घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, ओल्ड एज होम जाने के लिए तैयार नहीं है, बैचलर है, प्रॉपर्टी उनके पास काफी है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको साइकोलॉजिकल या साइकेट्री की भी, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या हो सकता है इंटरवेंशन, शायद इसको कल तक मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने जुडिशरी में जो दोस्त हैं, एक दोस्त हमारे जज हैं, उनको भी मैंने आज फोन किया कि आप बताएं कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई जुडिशियल ऑर्डर से अगर हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, अगर उनको घर में केयर गिवर मिल जाए, 2 शिफ्ट में अगर केयर गिवर उनको मिल जाए, फाइनेंशियली उनके ब्रदर वगैरह वेल ऑफ हैं, यूके में रहते हैं, तो वो पेमेंट कर सकते हैं। ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10-15 हजार 20 हजार रुपए पर मंथ खर्च करके अगर किसी की लाइफ स्मूथ हो जाए और लाइफ विद डिग्निटी हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो सरकार को और हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर के कुछ और लोगों को ऐसे ट्रेनिंग देने का काम जो है करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी संस्थाएं हैं हमारे जैसी, हम इस लेवल पे ट्रेनिंग देने वगैरह का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई इस बारे में प्रोजेक्ट ना हो। मैं डॉक्टर राजेश से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कानून है क्या, केयर गिवर के बारे में नहीं, बुजुर्गों को लेकर के एक माता पिता भरण पोषण कानून था संक्षेप में, उसके बारे में भी बताएं। इसके अलावा कौन से ऐसे कानून हैं जिसका सहारा लेकर के हम बुजुर्गों की स्थिति में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर सकते हैं, ऐसा कौन से कानून है? जो माता पिता, प्रोफेसर साहब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता भरण पोषण जो एक्ट जो बना हुआ है हिमाचल 2007 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना था, बट हिमाचल पहला स्टेट है कंट्री में जो 2001 में इस एक्ट को लागू किया गया था। इस एक्ट के अंदर ऐसा है कि मेंटेनेंस जो है, जैसे कोई बुजुर्ग है, उनको लगता है कि उनका बेटा या बहू या उनके घर में कोई दूसरे उनके ब्लड रिलेशनशिप या अडॉप्टेड सन या डॉटर्स, वो भी इस एक्ट के अंडर आते हैं। तो उनको लगता है कि उनके जो बेटे बहू या कोई भी उनको देखभाल नहीं करता है, तो थ्रू ट्रिब्यूनल के थ्रू विदिन 90 डेज 90 दिन के अंदर जो मेंटेनेंस है, जो उस बेटे या उनके जो डिपेंडेंट है, उनके थ्रू उन बुजुर्गों को दिया जा सकता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम इस एक्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिया में अभी भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं बुजुर्ग। हम लोग बहुत अवेयर करवा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि काफी जगह अभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बुजुर्गों के साथ। तो बोलते हैं हम नहीं, हमें शर्म आ रहा है, हमारे बच्चे बदनाम हो जाएंगे। एल्डर अब्यूज के केसेस जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। एल्डर्स हेल्पलाइन में पर्सनली मैं कुछ ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ अभी, प्रोफेसर साहब, जिनको काफी ज्यादा उनके घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे माँ बाप मदर को पिटाई कर रहे हैं। एक यहीं पे शिमला में ही
इधर केथू के पास एक बुजुर्ग है, शी इज अराउंड 84 इयर्स, उनके साथ उनका बेटा पिटाई करता था। बड़ी मुश्किल से हमने वहां पे पुलिस वगैरह ले जाके हेल्पलाइन केस जाके उनको हमने बचाया हुआ अभी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, बट हमने बोला था कि जो इस एक्ट को खासकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर हमें इसको अवेयरनेस की जरूरत है, बट लोग अभी सामने नहीं आ रहे हैं। बट फ्यूचर में लगता है अगर इस मेंटेनेंस एक्ट का अवेयरनेस लोगों में आए तो शायद मुझे लगता है कि काफी लोगों में थोड़ा सा डर भी रहेगा। अब ये कानून बन रहा है, बिहार में मैंडेटरी कर दिया है, बिहार ने कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, बिहार सरकार ने, कि अगर उनके बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे तो उन्हें जेल डाला जाएगा। तो सख्त अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि अब टाइम बहुत चेंज हो रहा है। अब कुछ जो हम लोग संस्कार की बात किया करते थे वो नहीं रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब तक अभी हम लोग कुछ ऐसे ऐसे बिल्कुल कानून, जब तक बड़े ठोस तरीके से हम लोग कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्टली कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ते ही जाएंगे हमारे यहाँ पे। क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे बहुत लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, बट ऐसा कोई कानून, क्योंकि एक मेंटेनेंस एक्ट ही है जिसमें उनको मेंटेनेंस मिलता है अपने बच्चों से, वो मिल जाएगा, बट उसके लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर अगर जुड़े हुए, तो मैंने उनको बोला, शायद पहले जुड़े थे, वो बता सकते कि अभी तक कितने केसेस आए, बहुत कम आए केसेस। तो इस तरह के जो एक्ट या जो कानून बनाने की जरूरत है, अगर मुझे लगता है कैबिनेट लेवल पे, सरकार लेवल पर ठोस तरीके से हमको कानून बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी अब्यूज केसेस आ रहे हैं। हमने इंडिया में स्टडी किया था एल्डर अब्यूज के साथ, बुजुर्गों के ऊपर किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं। अगर आप हम लोग हमेशा बोलते हैं बहुओं द्वारा अपने जो इनलॉस के साथ दुर्व्यवहार ज्यादा हो रहा है, अब्यूजेस, बट इसका उल्टा हो रहा है। हमारे इंडिया में 52% जो केसेस में बेटे द्वारा जो है अब्यूज उनके पेरेंट्स को होता है, ना कि बहुओं द्वारा। तो ये सब कुछ अगर हम स्टडी करेंगे तो काफी कुछ सोचने की बात है। उनको प्रोग्राम्स को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, किस तरह के कानून लाना है, स्टेट पॉलिसी बना हुआ है, नेशनल पॉलिसी बना है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे लाना है, वो सरकार को, आपको तो पता ही है प्रोफेसर साहब, हमें जाना पड़ता है वहां पे, उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये एक्ट, ये कानून लाइए आप, इनकी ये प्रॉब्लम्स है, इस तरह के ये आपके वोटर्स है, तब जाके वो लोग आगे मानते हैं सरकार। तो हमें अभी बहुत लड़ना पड़ता है, एडवोकेट करना पड़ता है सरकार को, और मुझे लगता है धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे हमें उनको, आप देखो हमेशा बिल्कुल कोई भी इश्यूज है आप लोग एकदम सामने ले आते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं लाते, बट आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप बुजुर्गों के लिए, हिमाचल में मैं देख रहा हूँ आपका, क्योंकि अगर बसंतपुर ओल्ड एज होम्स का जो खस्ते हाल था, जो बुरा हाल था, आपने जाके बिल्कुल ये जो जितने भी इश्यूज को रेज किया था, आप जाके थोड़े से सुधार आया हुआ है। तो हम सबको, मुझे लगता है यूथ को, सभी को, कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा अगर बुजुर्गों की राइट की बात करें तो। क्योंकि एक ऐसा टाइम आने वाला है कि हर तीसरा आदमी कुछ सालों बाद 60 साल से ऊपर होने वाला है, और हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कोई बुजुर्ग पड़ा है तो वो पड़ा हुआ है उनके लिए। तो हमें सख्त कानून लाने की बहुत जरूरत है अभी। बाद में एक है रिवर्स मॉर्टगेज, शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा। रिवर्स मॉर्टगेज भी, इसके भी बहुत कम केसेस है। रिवर्स मॉर्टगेज में ये होता है कि अगर बुजुर्ग के पास 1 करोड़ रुपए का उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो रादर देन अपने बेटे या किसी के नाम पर करने से, वो क्या करता है, अपना जो प्रॉपर्टी है किसी बैंक में मॉर्टगेज रख लेता है, और जब तक वो जिंदा है तो बैंक उनको एक मंथली लेवल पे उनको 20,000 30,000 जो वैल्यू के ऊपर उनको उसका अमाउंट है बुजुर्गों को दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला रहे हैं, ताकि बुजुर्ग है जो अपने बड़े अपने अच्छे लेवल पे रहे। साथ में मैं हमेशा कोई भी प्रोग्राम में मैं बुजुर्गों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप अपना जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टली अपने बेटे बहुओं के नाम पर मत करिए। बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोलते हैं, आप अपना विल बना के रखे, बट अभी रजिस्ट्री अपने प्रॉपर्टीज उनके नाम पर मत करिए। अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये जो पेमेंट ग्रुप के जो सिंघानिया है, आप सबने पढ़ा होगा न्यूज में भी, सिंघानिया जो एक वन ऑफ द रिचेस्ट हमारे मल्टी मिलियनियर जो है आज के टाइम में बॉम्बे में, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग। उन्होंने सबसे बड़ी लाइफ में गलती क्या की, अपने जितना प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दिया। जिस दिन उन्होंने बेटे के नाम पर कर दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया। आज सिंघानिया जो है अपने ऑफिस नहीं जा सकते, अपने घर नहीं जा सकते वो। तो मतलब
क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे। मुझे पता नहीं लग रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन ही क्या है, किस कौन सा इफेक्ट हमारे यूथ के ऊपर, जो हमारे जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज गोइंग टू वेरी डिवेस्टेटिंग एक्चुअली। फ्यूचर में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि कोई वैल्यूज जो है, वैल्यू सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे हमारे यहाँ पे। क्योंकि हिमाचल में ही हमारे हेल्पलाइन में इतने कॉल्स आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी न किसी रिलेटेड से हमारे हेल्पलाइन में कॉल आते हैं, और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे खुद को और मतलब डर लगता है कि आगे क्या होगा फ्यूचर हमारा यहाँ पे। क्योंकि सोसाइटी जो हमारे जो सोशल सिस्टम है वो इम्बैलेंस होने वाला है। तो हमें बहुत ओवरऑल हमें मुझे लगता है एक ओवरऑल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, अदरवाइज एक ऐसा टाइम आ जाएगा बाद जैसे जानवरों को छोड़ दिया जाता है, गाय को जब बूढ़ी हो जाती है बेचारी को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा स्टेज ना आए कि हमारे बुजुर्ग हो गए हैं। और आई एक्चुअली हैड प्रोफेसर साहब की वर्ड यूज करते हैं, बुढ़ा हो गया है, बुढ़ी हो गई है। आई यूज्ड टू फाइट विद दिस पीपल एक्चुअली, यू नो, कि ये लोग जी बुढ़ा हो गया बुढ़ी हो गई, इनको नेग्लेक्ट किया जाए, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। तो हमें इसके ऊपर लड़ाई करने की जरूरत है, हमें आगे आने की जरूरत है। क्योंकि इसमें इट इज नॉट ओनली हेल्पेज, क्योंकि हेल्पेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन या उमंग फाउंडेशन आया या कोई दूसरे, बट मुझे हम सबको आगे आने की जरूरत है, ताकि हम लोग एक आने वाले दिनों में हम सब जब बुजुर्ग होंगे तो हम लोग एक डिग्निटी के साथ रह सके। धन्यवाद सर। अब मेरा I have a suggestion to make, प्रोफेसर श्रीवास्तव। हाँ जी प्लीज सर। आप दोनों सुन लीजिए काइंडली। जो जैसे प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि जो फंडिंग की है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, योर काइंड ऑफ एनजीओज यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं अभी पीछे मेरे पास एक आंकड़ा आया था, जो अभी पिछले 3 साल के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश में 1,42,000 करोड़ रुपया 1,42,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है बाहर से, आउट ऑफ हिमाचल। तो ये सारे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं यहाँ पे। तो इनके CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फंड होती है, उसमें 2.5-3% जितना भी होता है उनका, या 5% तक जो भी बजट रहता है, उसमें से आप लोग यू कैन सीक द बजटरी प्रोविजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लीज। इस बारे में आप जरूर कोशिश कीजिएगा। आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल CSR से काफी हेल्प मिल सकती है। जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं विजय गुप्ता लांबा सोलन से। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं यहाँ बुजुर्गों को भी रेस्क्यू कर चुकी हूँ, तो होता क्या है कि जैसे ऑड आवर्स में हम रेस्क्यू करते हैं तो पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन सर यहाँ बुजुर्गों को रखने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनको एक ऐसे ऑड आवर्स में कहीं रखा जा सके, प्रॉपर उनका खाने पीने का ध्यान रखें, सोने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस हो। तो ऐसी हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, और जिसकी वजह से सर हमें बहुत रेस्क्यू करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मोर ओवर पुलिस वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जबकि ये मुझे लगता है कि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों का काम है और उन्हीं को करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सर कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो उनका ये कहना है कि हम तो जी सिर्फ स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि बुजुर्गों को कहाँ रखा जाए। अब सर हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनको, जैसे बाहर रोड साइड पे कोई बुजुर्ग मिला है, उसको रेस्क्यू किया है, हम उनको अपने घर वापस लेके नहीं आ सकते, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है सर, और प्लीज आप इसका जल्दी से जल्दी कुछ समाधान कीजिएगा, क्योंकि वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ये ना केवल बुजुर्गों के केस में है, ये मेंटली अनस्टेबल और सिक लोगों के केस में भी ऐसा ही होता है सर। क्योंकि मैं इस तरह के केसेस 2 नहीं 3 नहीं, मेरे ख्याल कोई 4-5 बार भुगत चुकी हूँ, जिसमें कि मैं सोलन से नाहन में वो पर्सन रेस्क्यू हुए थे और उनको वहां पे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। पुलिस वाले कहें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वेलफेयर वाले कहें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है।
एक्सेप्ट स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के उसमें भी सर मैंने देखा है कि ना तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सारा दिन ये आउटसोर्स के वहां पे इन्होंने एम्प्लॉयज रख छोड़े हैं, सारा दिन वो हीटर सेकते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, इसके अलावा सर कोई काम नहीं होता है। और जबकि मुझे लगता है कि पुलिस से ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो सर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे फिक्स करें, प्लीज इसके बारे में सर हमें गाइड करें, क्योंकि मेरे साथ ये समस्या बहुत ज्यादा होती है सर। सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके साथ तो हो रहा है, इवन हेल्पेज को भी हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता था यहाँ पे। आपको बताऊं, कभी कॉल आता है इमीडिएटली कि एक बुजुर्ग यहाँ पे पड़ा हुआ है, उनको उठाइए, कोई कॉल कर लेते हैं। अब देखो क्राइटेरिया, प्रोफेसर श्रीवास्तव आपको पता है इतना, मतलब इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है। आपको कोई कॉल आता है, पहले बुजुर्ग के बारे में लिख के हमारे हेल्पलाइन काउंसलर ऊपर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जाते हैं, वहां से वेलफेयर बोर्ड से अप्रूवल आता है, देन और क्राइटेरिया ये भी रखा हुआ कि पहले उनका मेडिकल हो, फिर हम लोग ओल्ड एज होम में देंगे। हमें इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि काफी कुछ है, ये सिर्फ रेस्क्यू के लिए अकेले नहीं है मैडम, काफी कुछ है। जैसे ओल्ड एज पेंशन की भी बात करूं, आपका इतना कम्बरसम क्राइटेरिया रखा हुआ सरकार ने, एक 850 रुपए के पेंशन के लिए आपको 35,000 रुपए आपका इनकम नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं, मतलब इतना वो क्राइटेरिया। अब इसके लिए हमने एक जो अभी इलेक्शन से पहले हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं मैनिफेस्टो में डालने के लिए कि क्या क्या चीज हम लोग बुजुर्गों के लिए हम लोग कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ओल्ड एज जैसे रेस्क्यू बड़ा कॉमन है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। तो बाकी वेलफेयर डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है वो प्रोफेसर श्रीवास्तव हमारे पास है, वो प्रोफेसर साहब एकदम आ जाएंगे हमारे साथ बैठ के, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। हम लोग बात करते हैं, कई जगह अच्छे हैं वेलफेयर ऑफिसर्स, मैं जानता हूँ कुछ जगह कुछ डिपार्टमेंट अच्छे कर रहे हैं, कई जगह नहीं करते, तो हमें मुझे लगता है आगे बात करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। सर एक और प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अगर पेंशन लगवाने के लिए आना है तो वो बुजुर्ग बंदा इतनी थोड़े से अमाउंट के लिए आपके वेलफेयर ऑफिस में आता है, वहां पे उसको ना कोई रिसेप्शन पे अटेंड करने वाला होता है, ना कोई उसको पानी पूछता है, ना चाय पूछता है। लोग गांव से इतने दूर दूर से पता नहीं कैसे कैसे बेचारे बिल्कुल इतनी खराब हालत में वहां आते हैं, तो उनको कोई पानी पूछने वाला तो दूर सर, उनको कोई ये नहीं गाइड करता कि जी आपको कौन सा फॉर्म भरना है, हम आपकी मदद कर दें। कोई इस तरह की सेंसिटिविटी नहीं है सर। मेरे सामने एक बुजुर्ग लेडी आई थी यहाँ सोलन में ही, और वो उनका कोई भी नहीं था सर, और वो लेडी सुबह घर से भूखी निकली हुई थी 8 बजे की, एंड 10 बजे को वो यहाँ पे पहुंची, और वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया कि आपका आंटी यहाँ नहीं बनेगा, आपका नीचे वाले फ्लोर में बनेगा। वो अपनी सीट पर से, मतलब ये जो आउटसोर्स के भी लोग बैठे हैं, ये अपनी सीट पर से इतनी कटसी नहीं करते कि उठ के उनको गाइड तो कर दें। सर पानी तो दूर पूछने की बात, इन्होंने उनको चाय तक नहीं पिलाई, चाय तक भी नहीं पिलाई। मैंने खुद उन लेडी को खाना खिलाया और वो कहते कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी किसी का, मैं अपनी जेब से पैसे दूंगी। चलो एनीवेज उन्होंने खाना खाया और अपना मतलब एक मुझे थोड़ा हेल्प, उनको लगा कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे कहते कि आप मेरे साथ डीसी ऑफिस तक चलो, मैं डीसी मैडम के साथ जाके बात करती हूँ। तो सर इतना बुरा हाल है, इतनी इनसेंसिटिविटी है इस वेलफेयर डिपार्टमेंट में, मैं मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि ये लोग इतने भी सेंसिटिव नहीं है कि अगर कोई वहां पे एक रिसेप्शन पे किसी लड़की को बिठाएं, किसी सेंसिटिव पर्सन को बिठाएं, 4 कुर्सियां वहां पे लगा दें, कोई आता है तो उससे प्यार से बात करके उसको पानी पूछ लें, चाय पूछ लें, उनका फॉर्म वहां भर दें। जो आएगा सर मजबूरी में आएगा ना इनके पास बुजुर्ग, और कोई इनका फॉर्म भर दें, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उनको समझा दें कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अबला तो इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए सर, जो भी केस आता है वेलफेयर डिपार्टमेंट से ड्यूटी लगनी चाहिए, और इन लोगों को खुद अप्रोच करना चाहिए, चाहिए आंगनबाड़ी के थ्रू अप्रोच करें। सर उम्रें 70-70, 80-80 साल की हो जाती हैं, पर उन लोगों को पेंशन नहीं लगी होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, कोई अवेयरनेस कैंप्स नहीं है। हाँ, कागजों में जरूर सारे काम ये पूरे कर देते हैं। ये मैडम सोलन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी सर, कोई बात नहीं, आप प्लीज एक बार आप कभी मीटिंग करें तो हमसे मिल लीजिए, देखते हैं वहाँ पे बात करते हैं जरा सर। आपसे यहाँ पे मैं डायरेक्टर सेक्रेटरी से हम लोग बात तो कर लें, अगर इतना प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे डिपार्टमेंट पे तो हम भी सर कौन बताएगा प्रॉब्लमेटिक है?
सर देखिए कोई नहीं माता बताएगा आपको, ये तो मैंने खुद फेस की हुई बात है सर, ये जी, मैंने फेस विजय लामा की है। मैम, इसको हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर लेंगे, टेकअप कर सोलन लेंगे डिस्ट्रिक्ट का केस स्पेसिफिकली, और फिर देखते हैं इसमें हम मीडिया के, अगर नहीं कुछ होता है तो मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मैं डॉक्टर राजेश कुमार आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये मैम जो है ये सोलन की नहीं, हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि जिन्होंने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों और खास करके सड़क पर घूमने वाले जो बेसहारा मनोरोगी हैं उनके लिए बहुत काम किया। आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर रही, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन रही, हेड रही सोलन डिस्ट्रिक्ट की, और वो चीजें तो शेयर कई बार नहीं भी करती हैं, किस तरीके से इन्होंने कितनी सेंसिटिविटी से सैकड़ों हजारों लोगों की हेल्प की, उनको रेस्क्यू किया, कहां कहां इनको हर्डल फेस करनी पड़ी, लेकिन गिव अप कभी नहीं किया इन्होंने और बहुत अच्छा काम किया। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर हमारे समाज में आसपास होंगे और इनके पास कोई एक अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक मॉरल अथॉरिटी है जिसका कि इस्तेमाल करके ये इतने ज्यादा काम कर लेती है। और बिल्कुल जो इनकी पीड़ा है वो हम सब देखते हैं, समझते हैं, और इसका हम समाधान निकालने के लिए सोलन डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली हम कोशिश करेंगे, चाहे उसमें हमें किसी लेवल तक जाना पड़े। जाएंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण हम और जो है प्रश्न नहीं ले सकते। तो अब मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग से पीएचडी कर रहे मेरे मित्र रोहित डुगलेट से कि वह आज के मुख्य वक्ता एवं अन्य प्रतिभागियों का धन्यवाद करें। रोहित। धन्यवाद पंकज जी। मैं रोहित डुगलेट, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण पर उमंग फाउंडेशन के द्वारा संचालित परिचर्चा भाग 14, जिसका विषय बुजुर्गों के अधिकार एवं उनके संरक्षण में समाज की भूमिका था, के हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपने आज हमें बुजुर्गों के मानवाधिकार पर उक्त व सटीक जानकारी दी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से आभार। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उमंग फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तरह की श्रृंखला शुरू की। इसके अलावा हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर सप्ताह हमारे साथ जुड़कर हमें इस श्रृंखला को सफल बनाने में सहयोग देते हैं। आशा करता हूं कि आने वाली साप्ताहिक परिचर्चाओं में भी आप सभी हमारा इसी तरह से सहयोग देंगे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पुनः कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त गणमान्य का धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना सभी के लिए, अगला कार्यक्रम हमारा 26 दिसंबर को रविवार को होगा और उसका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार संरक्षण में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का योगदान। ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें कि हाई कोर्ट के कोई जज स्टेट की इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं और एक इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि कुल्लू के भी रहे हैं वो हमारे बीच में होंगे, जो अभी मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री प्रेमपाल रांटा जी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र के नाते जब कभी भी इंटरवेंशन की जरूरत हुई है, एक बार तो ये मैडम विजय लांबा ने एक किसी को रेस्क्यू कराया था और उसमें भी वो जज साहब नहीं समझ पा रहे थे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो इनके माध्यम से हमने उनकी हेल्प ली थी और वो काम हुआ था। तो अगली बार वो होंगे जिससे हमें पता चल सकेगा कि कौन कौन लोग फ्री लीगल एड ले सकते हैं, किस प्रकार से हम लीगल एड ले करके गवर्नमेंट से यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी से समाज में मानवाधिकारों का संरक्षण करने में अपना योगदान कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।